Hello everyone. In today's lecture, we would be learning about diseases or disorder related to the male reproductive system. In previous lecture, we already learned about what is meant by the exactly male reproductive system. So आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें जो डिसीजेस रहेंगे और डिसऑर्डर रहेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे. So male reproductive system is mostly affected by the abnormal hormone production by the testes. ये जो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ज़्यादातर आपकी जो टेस्टिस रहती हैं उसने एबनॉर्मल हार्मोन्स का सिक्रेशन किया, इसकी वजह से. या नहीं तो डिसीजेस कंजेनाइटल रहते हैं जिसको हम आपके मदर फादर से आए ऐसा कंसिडर करते हैं, और जो जेनेटिक डिसीजेस रहते हैं या किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है और कुछ अननोन कॉजेज भी रहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली एक तो फर्स्टली हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं. हार्मोन को हमने देखा था, हार्मोन्स आर द केमिकल. देन जो हार्मोन्स उसमें सिक्रेट किए जाते हैं वो पिट्यूटरी के थ्रू और थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है उसके हेल्प से सिक्रेट हो जाते हैं. और ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट करते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. जैसे कि उसमें जो स्पर्म डेवलपमेंट रहता है वो हार्मोन की वजह से रहता है. हार्मोन नहीं होंगे तो ये जो स्पर्म है वो डेवलप नहीं होगा. ऑल्सो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, ग्रोथ रहता है, चेस्ट ब्रॉडनेस रहता है, मैच्योरिटी रहता है. ये सब चीजें हार्मोन की वजह से ही हो जाती है. तो ऐसे जो हार्मोन्स है उसमें एबनॉर्मलिटी रहेगी तो भी आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें डिसीजेस और डिसऑर्डर हो जाएंगे. अल्सो जो कंजेनाइटल रहता है मदर फादर से, ये जेनेटिक रहता है, और ट्यूमर जैसे और कुछ अननोन भी रीजन रहेंगे, इसकी वजह से आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो सकती है. सो हमने क्या देखा, फर्स्टली जो है उसको हमने क्या बोला था, जेनेटिक और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी मीन्स मदर से फादर से जो कैरिड आउट हो जाती है उसको हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी बोलते हैं. उसको ही हम हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. सेकंड, फंक्शनल जेनाइटल डिसऑर्डर. आपकी जो जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं जिसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला, उसमें जब डिसऑर्डर कैरिड आउट हो जाती है उसको हम जेनाइटल डिसऑर्डर बोलते हैं. देन इन्फेक्शन, कौन से भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब खराब हो जाती है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम इन्फेक्टिव बोलते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, उसको छोड़ के उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं. तो कभी कभी ट्यूमर जो है उसमें भी फॉर्मेशन हो जाता है. और ऐसे सब जो डिसऑर्डर्स है और डिसीजेस है इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है और जो मेल रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो जाता है. तो सबसे पहले क्या रहेगी, इनफर्टिलिटी रहेगी. अभी ये जो इनफर्टिलिटी है मीन्स क्या, ये जो मेल है वो बच्चा जो है उसको कंसीव करने में दिक्कत आ जाती है. सो इनफर्टिलिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर द मेल. ये जो इनफर्टिलिटी रहती है वो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है मेल में. कंसेप्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल. ये जो हम कंसेप्शन बोलते हैं इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहते हैं, मीन्स जो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का या एम्ब्रियो का, ये जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें क्या क्या ज़रूरत रहती है, एक तो ये जो है इसमें आपका जो मेल गैमेट रहता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, में जो है वो स्पर्म अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये जो है वो कंसिडर किया जाता है. इफ मेल हैव एबनॉर्मलिटी इशू then it's very difficult to have their own child with their parents. तो ऐसी जो एबनॉर्मलिटी रहती है उसमें क्या हो जाता है, ये जो चाइल्ड फॉर्मेशन हो जाता है उसमें इसके ओन जो पार्टनर्स है उससे जो चाइल्ड फॉर्मेशन होना है उसमें दिक्कत आ जाती है. देयर आर मेनी ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर दैट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन. ये जो फॉर्मेशन है जाइगोट का और इनफर्टिलिटी कम करने का, इसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट जो है वो अभी अवेलेबल है. इनफर्टिलिटी रहती है वो बहुत कॉमन रहती है, बहुत सारे मेल्स में जो है इनफर्टिलिटी जो है वो जनरली रहती है. अराउंड 6 कपल्स में एक को तो जो कंसीव करते हैं उसमें इनफर्टिलिटी होना ये बहुत कॉमन चीज़ है. अभी ये जो आपकी इनफर्टिलिटी है उसके बहुत सारे रीजंस है.
सो ये जो इनफर्टिलिटी है वो हमने ऑलरेडी देखा कि जो बहुत सारे मेल्स है उनमें इनफर्टिलिटी रहती है, और वो जो है वो कंसीव करने में बहुत उनको दिक्कत रहती है, उनका खुद का बच्चा होना इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। उसके बहुत सारे रीजंस मैंने बोले, क्योंकि हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी देखा है कि उसमें क्या है, टेस्टिस रहते हैं। टेस्टिस जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। जो स्पर्म इपिडाइडाइमिस में मैच्योर हो जाता है और भाषा डिफरेंस से वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उसमें सीमेन का प्रोडक्शन रहता है। वो जो स्पर्म है उसको हेल्दी बनाने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें जो है वो मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जो स्पर्म है वो ज़्यादा मोटाइल होता है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखी है, और ये लेक्चर में हमको उसके डिसऑर्डर्स देखने हैं। ये लेक्चर देखने से पहले आपको वो लेक्चर जो है वो प्रॉपर देखना चाहिए। इज इट इजी टू कंसीव? ये जो कंसीव करते हैं, ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, ये जो खुद का बच्चा रहता है, ये इजी प्रोसेस है क्या? नहीं, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट इज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर। ये जो आपके कंसीव करने की प्रोसीजर है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, इसमें कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी स्पर्म बाय द मेल एंड हेल्दी एग बाय द फीमेल। ऑलरेडी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखा है कि जो एग फॉर्मेशन रहता है वो हेल्दी नहीं होगा, तो जो फॉर्मेशन है या जो स्पर्म का मीटिंग वो एग से है वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, एग का फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमको जो है वो आपका जो स्पर्म है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है। स्पर्म एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग व्हेन इट मेट। ये जो स्पर्म की एबिलिटी रहती है, ये जो हेल्दी स्पर्म रहेगा तो ही वो एग से मीट हो जाएगा, नहीं तो ये जो स्पर्म है वो एग से मीट नहीं होता। एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज एग टू बिकम इम्प्लांटेड इन द फीमेल यूट्रस, ये से हमने स्पर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। वैसे ही जो आपका एग है और फर्टिलाइज एग है वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। सो ये सब चीजें प्रॉपर रहेंगी तो ही गुड एम्ब्रियो क्वालिटी जो है वो रहेगी। सो अभी हमने क्या देखा, इनफर्टिलिटी हुआ तो एम्ब्रियो जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी है उसके रीजंस क्या देखे हमने, तो हार्मोन की वजह से देखा, देन इसमें जो है वो जेनाइटल प्रॉब्लम्स देखे, देन हमने देखा कि ये जो है उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं तो इन्फेक्शन होगा। लेकिन हार्मोन की चेंजेस जो है वो क्यों हो जाएंगे ये भी हमको मालूम होगा। इफ यू आर ओवरवेट और ओबेसिटी, जो मेल है उनका ज़्यादा वेट है, वो ओबेस है, बहुत हेल्दी है, बहुत उनका वेट है, तो भी उनमें इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप होगी। देन यूर एज रीच टू द 40 और ओल्डर, ये जो आपका एज है वो 40 के बाद आप में इनफर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक्सपोज टू द, बहुत सारे रेडिएशन है उसको आप एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि माइनरी फैक्ट्रीज रहती है, इमेजिंग टेक्निक्स है, इनको डायरेक्टली आप एक्सपोज हो रहे हैं और रेडिएशन है वहाँ पे। तो ऐसे गामा रेज, एक्सरे रेज या बीटा रेज, जो आपके रेज है उसकी वजह से, और ये जो रेज है उनका रेडिएशन है इसकी वजह से, और माइनरी फैक्टरीज में जो रेडिएशन रहता है उसकी वजह से आपको रेडिएशन की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन इंक्लूड लीड, कैल्शियम, पेस्टिसाइड और मर्क्यूरी। जो आपके एनवायरमेंट में ऑलरेडी टॉक्सिन्स है, और जैसे कि कैल्शियम है, लीड है, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं वो ज्यादातर पेस्टिसाइड का यूज रहता है, और ऐसे जो पेस्टिसाइड्स आपके पेट में गए या मर्क्यूरी गया, लीड गया, कैल्शियम गया, एक्सेसिव क्वांटिटी में गए तो भी इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग रहेगा, टोबैको रहेगा, देन अल्कोहल रहेगा, या आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। सो जो मेनी बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है उनके इम्पैक्ट की वजह से फर्टिलिटी जो है उसमें अफेक्ट आ जाता है और उसमें चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये जो फर्टिलिटी है हमने देखा कि स्पर्म के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, स्पर्म में इसमें मेन पार्ट रहेगा, स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलिटी ही नहीं होगी, मीन्स बच्चा जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक टर्म यूज की जाती है उसको ऑजिस्पर्मिया ऐसा बोलते हैं। इनफर्टिलिटी कैन लीड्स टू रिलेटेड टू द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल। इसमें जो आपकी टेस्टिस रहती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में प्रेजेंट रहते हैं उसमें ही फॉर्मेशन नहीं रहता, और उसको अजोस्पर्मिया ऐसे बोलते हैं। जो टेस्टिस है और स्पर्म सेल का प्रोडक्शन ही नहीं करती, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऑजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो सेकंड को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ लो पुअर क्वालिटी स्पर्म, जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं रहते, उनमें प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ
तो उसमें जो फर्टिलिटी के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। also ये जो स्पर्म है वो एग को रीच होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा, एग एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये जो टर्म है जिसमें प्रोडक्शन हो जाता है स्पर्म का कम और इसकी क्वालिटी भी बहुत कम रहती है, वो पुअर रहती है, उसको ओलिगोस्पर्मिया ऐसा बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द मालफॉर्म स्पर्म। ये जो स्पर्म है उसमें क्या रहता है कि मैंने अभी बोला हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो वो जो एग है वो उनका डेथ हो जाएगा, फर्टिलाइज एग जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म दैट कैन नॉट लाइव लॉन्ग इनफ टू फर्टिलाइज एग, मैंने अभी आपको बोला एग को फर्टिलाइज करने तक उनका जो लाइफ स्पैन है उसके पहले ही उसका डेथ होगा, तो ए एग जो है वो फॉर्मेशन होगा ही नहीं फर्टिलाइज एग में। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस रहते हैं जैसे आपको डायबिटीज है और फाइब्रोसिस जैसे और इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यून डिसीज है, उसकी वजह से भी ये जो स्पर्म है उसके फॉर्मेशन में दिक्कत आ जाती है और इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप होती है। बहुत सारे मेडिसिन आप खा रहे हैं और सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। देन वेरिकोसिल्स, अभी ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ब्लड सप्लाई रहता है और जो वेंस रहती है उनमें जब दिक्कत आ जाती है उसको वेरिकोसिल्स बोलते हैं। दिस कंडीशन वेयर द वेन ऑन योर टेस्टिकल्स आर लार्जर देन नॉर्मल, ये जो वेंस है वो बहुत बड़ी हो जाते हैं एंड कॉजिंग देम टू ओवरहीट, और इसकी वजह से आपकी जो टेस्टिस है वो ओवरहीट हो जाती है एंड दिस कैन अफेक्ट द शेप एंड नंबर ऑफ योर स्पर्म, और उसी के वजह से ये जो आपका स्पर्म का काउंट है वो कम हो जाता है। अल्सो आपकी टेस्टिस ओवरहीट हुई, हमने ऑलरेडी बोला है जो स्क्रोटम रहता है, जो टेस्टिस रहता है, उसका टेम्परेचर आपके बॉडी से 2 to 3 डिग्री कम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे यही कम टेम्परेचर में ही स्पर्म का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो जाता है, पर जब यहाँ पे ओवर हीट हो जाएगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। आपको कौन सा भी कैंसर रहेगा और पहले कौन सा कैंसर है उसकी वजह से आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे, उसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी दैट रिमूव द टेस्टिकल्स, आपकी जो टेस्टिकल्स है उनको रिमूव किया जाता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरीज में, और इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। अनहेल्दी हैबिटेट, मैंने अभी आपको बोला अल्कोहल रहेगा, स्मोकिंग रहेगा, आप ड्रग्स ले रहे हैं, इसकी वजह से भी स्पर्म का जो काउंट है वो कम हो जाता है। देन ट्रॉमा टू द टेस्टिस, टेस्टिस ही स्पर्म प्रोड्यूस करती है और यही टेस्टिस जो है उनको ट्रॉमा हो जाएगा, वही इंजूर हो जाएगी, तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और इसमें जो है वो अनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, जो स्पर्म का कम प्रोडक्शन होगा या स्पर्म नहीं रीच होंगे या कुछ जेनेटिक है, कुछ एबनॉर्मलिटी आपके स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर की वजह से, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, नहीं तो एज हुआ ज़्यादा, ओबेसिटी हुई, नहीं तो डायबिटीज़ है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। सो अभी हमको फर्स्ट वन देखना है टेस्टिकुलर टॉर्शन। अभी ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, हमने ऑलरेडी देखा है जो स्क्रोटल बैग रहते हैं उसमें क्या रहता है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो टेस्टिस है उसका अटैचमेंट स्पर्मेटिड कॉर्ड से हो जाता है। स्पर्मेटिड कॉर्ड ऐसी कॉर्ड रहती है, इसमें जो है वो आर्टरी प्रेजेंट रहती है, नर्व प्रेजेंट रहती है, वेन प्रेजेंट रहती है, और इसकी अटैचमेंट आपके एब्डोमेन से रहती है, वहां से ही आपको ब्लड सप्लाई जो है वो मिल जाता है और आपकी जो टेस्टिस है उनको इन जनरल न्यूट्रिएंट्स ही मिलने का जो पाथवे रहता है वो आपकी स्पर्मेटेड कॉर्ड हो जाती है, तो उसको हम टेस्टिकुलर टॉर्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक जो राइट साइड का है वो आपका स्पर्मेटेड कॉर्ड, आर्टरी, वेन और वासा डिफरेंस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो आपकी स्पर्मेटेड कॉर्ड जो है वो बहुत कॉइल्ड हो गई है, और कॉइल्ड होने की वजह से वो आपके टेस्टिस को ब्लड सप्लाई ही नहीं देगी, और ब्लड सप्लाई ये बहुत नेसेसरी रहता है कौन से भी ऑर्गन को, और ऐसा ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से ये जो टेस्टिस है उनकी डेथ हो जाती है, उसके जो सेल्स रहते हैं, जो स्पर्म सेल्स रहती है, उनकी डेथ हो जाती है,
और स्पर्म सेल की डेथ होने के बाद ये जो टेस्टिस है वो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो मैंने क्या बोला, ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो क्यों हो जाता है? स्पर्मेटिड कॉर्ड जो है उसमें चेंजेस आने की वजह से हो जाता है। और स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या था? ये जो है वो ब्लड सप्लाई, वेन्स, आर्टरी, नर्व सप्लाई करने वाला कॉर्ड का कॉम्बिनेशन था, उसको हमने स्पर्मेटिड कॉर्ड बोला था। सो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, एक जो फर्स्ट वन है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो सेकंड जो है उसमें जो कॉर्ड है वो कॉइल्ड हो गई है। सो टेस्टिकुलर टॉर्शन occur when the testicle rotate, twisting the spermatid cord that bring the blood to the scrotum। आपके स्क्रोटम क्या बोला था? टेस्टिस जहाँ पे प्लेस की जाती वहां पे डॉर्टस मसल का एक जो है वो पाउच हो जाता है और उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, और उसका जो सप्लाई है वही कट होने को हम टेस्टिकुलर टॉर्शन बोलते हैं। द रिड्यूस ब्लड फ्लो कॉजेस सडन एंड ऑफन पेन एंड स्वेलिंग। ये जो ब्लड सप्लाई है इसका जो कट ऑफ हुआ तो क्या हो जाता है, आपकी जो टेस्टिस है या स्क्रोटल बैग है उसमें पेन हो जाता है और स्वेलिंग आ जाता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन is most common between the age of 12 to 18, but it can be occur in any age even before the birth। अभी ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है उसमें एक नॉर्मल एज कंसिडर किया जाता है 12 से 18। ये जो है वो टेस्टिकुलर टॉर्शन होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, लेकिन ये जो ऐसा फिक्स नहीं है कि 18 के बाद ये होगा ही नहीं या 12 से पहले ये होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 18 के बाद भी टेस्टिकुलर टॉर्शन हो जाता है, और बर्थ के पहले माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी भी किसी भी बच्चे में ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्वियसली ऐसा जो टेस्टिकुलर टॉर्शन होगा उसमें इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत होगी। जैसा आपका हार्ट है और हार्ट का ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हुआ तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसके पहले ही हम क्या करते हैं, ये जो पेशेंट्स है उनका बाईपास करते हैं। सो ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, कौन सा भी ब्लड सप्लाई ऑर्गन का स्टॉप हुआ तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। वैसे ही जब आपके टेस्टिस है उनका ब्लड सप्लाई जब स्टॉप होगा तो उनको भी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत रहती है। टेस्टिकुलर टॉर्शन यूजुअली रिक्वायर इमरजेंसी सर्जरी। इफ ट्रीटेड क्विकली द टेस्टिकल कैन यूजुअली सेव। अभी ये जो आपके टेस्टिकल है, जैसे हमने बोला कि हार्ट का इमीडिएट आपने सर्जरी किया तो हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, वैसे ही टेस्टिस का इमरजेंसी सर्जरी किया तो उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उनमें डैमेज होने से उनको बचा सकते। बट व्हेन ब्लड फ्लो हैज बीन कट ऑफ too long, the testicle might become badly damaged that it has to be removed। अभी ये जो आपके टेस्टिस है उनका बहुत ज़्यादा टाइम ब्लड सप्लाई स्टॉप हुआ तो क्या हो जाता है, ये जो टेस्टिस है वो बैडली डैमेज हो जाते हैं और उनको रिमूव करने की जरूरत रहती है। सो ऐसा जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो क्यों हो जाता है और उसमें जो है वो ऐसा कंसिडरेशन किया जाता है, ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है उसका एग्जैक्टली रीजन अभी तक मालूम नहीं है। इट्स नॉट क्लियर व्हाई द टेस्टिकुलर टॉर्शन इज ओकर। मोस्ट मैन who had get a testicular torsion have inherited hereditary traits that allow the testicle to rotate freely inside the scrotum। आपको इनहेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स आपके हेरिडिटरी से आ जाते हैं, फादर से आ जाने के या ग्रैंडफादर से आने की वजह से उनको भी ऐसा टेस्टिकुलर टॉर्शन होता होगा तो आपको भी टेस्टिकुलर टॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दिस इज इनहेरिडिटरी कंडीशन दैट ऑफन अफेक्ट बोथ टेस्टिस। ये जो है वो इनहेरिडिटरी है, वो अफेक्ट कर सकती है आपके दोनों टेस्टिस को। बट नॉट एवरी मेल विथ अ ट्रेड विथ हैव अ टेस्टिकुलर टॉर्शन। ऐसा नहीं कि आपके फादर को हुआ है तो आपको होगा ही, ऐसा उसमें नहीं रहता। लेकिन इसमें जेनेटिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फादर से जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको हुआ होगा तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। सो कॉजेस समझ में आया आपको? क्या हो जाता है, आपकी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर ट्विस्ट होने की वजह से आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन हो जाता है। और टेस्टिकुलर टॉर्शन क्यों हो जाता है? जेनेटिक हेरिडिटरी कैरेक्टर, और आप विगरसली कुछ तो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये जो टेस्टिस है वो रोटेट हो सकती है। सो ऐसी जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो होने के बाद सिम्टम्स क्या रहेंगे उनके? ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा जो है वो पेन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, सडन सीवियर पेन इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम हमने ऑलरेडी देखा, जो लूज बैग है उसको हमने स्क्रोटम बोला था, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। देन स्वेलिंग इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में ज़्यादा स्वेलिंग आना, ये भी एक सिम्टम्स रहेगा।
देन एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, नोशिया, ये जो है वो भी उसके सिम्टम्स रहेंगे। देन पोजीशन ऑफ टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है आपके नॉर्मल एक पोजीशन रहते हैं, उनको छोड़ के हायर लेवल पे हाइट जो है वो पोजीशन में आ जाती है और अनयूजुअल एंगल फॉर्म करती है। ये जो है वो भी आपके टेस्टिकुलर टॉर्शन का सिम्टम रहेगा। एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये भी आपके टेस्टिकुलर टॉर्शन का जो है वो कंसिडरेशन रहेगा, क्योंकि आपकी यूरिनरी सिस्टम और आपकी जो मेल जेनिटल ऑर्गन एक ही पाथ से कनेक्ट किए जाते हैं। देन फीवर आ जाएगा, ऑब्वियसली ये जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट होगी उसके ऊपर और आपको फीवर आने के भी चांसेस रहते हैं। यंग बॉयज who have a testicular torsion typically wake up due to the scrotal pain in the middle of night or early in the morning। जो बॉयज है उनमें टेस्टिकुलर टॉर्शन हमने ज़्यादातर देखा कि जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो 12 से 18 ये एज में हो जाता है, उसको हम टीनेजर्स बोलते हैं। और ऐसे जो टीनेजर्स है उनमें ऐसा जो ट्विस्टिंग हो जाता है तो उनमें स्क्रोटम में पेन आ जाता है, स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाता है, यूरिनेशन हो जाता है। ये जो स्क्रोटल बैग है इसका एक एंगल जो है वो हायर लेवल पे आ जाता है, फीवर हो जाता है। और अल्सो ये जो बॉयज है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है स्क्रोटम पेन की वजह से, या नाइट में भी उनको मिड नाइट में भी स्क्रोटम पेन होने के चांसेस रहते हैं। तो जनरली जो रिस्क फैक्टर है ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो किसमें ज़्यादा हो जाता है। एक तो फर्स्टली एज फैक्टर रहेगा, 12 से 18 जो बॉयज रहेंगे उनमें टेस्टिकुलर टॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टेस्टिकुलर टॉर्शन इज मोर कॉमन इन द एज ऑफ 12 to 18। ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है उनमें ज़्यादा हो जाता है। अल्सो प्रीवियस टेस्टिकुलर टॉर्शन, जिनमें प्रीवियसली पहले भी टेस्टिकुलर टॉर्शन हुआ है उनमें ज़्यादातर टेस्टिकुलर टॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन जिनमें फैमिली हिस्ट्री रहती है टेस्टिकुलर टॉर्शन की उनमें भी फैमिली और हेरिडिटरी की वजह से, इन हेरिडिटरी कैरेक्टर के वजह से टेस्टिकुलर टॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया टेस्टिकुलर टॉर्शन जो है वो एग्जैक्टली क्या रहता है। स्पर्मेटिड कॉर्ड है उसमें ट्विस्टिंग आ जाता है और आपका जो टेस्टिस का ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप होने की वजह से टेस्टिकुलर टॉर्शन जो है वो हो जाता है। इसकी वजह से आपके जो टेस्टिस है उनको पूरा जो है वो बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं। और टेस्टिस बाहर निकले तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस जो है वो आपके मेल इनफर्टिलिटी का मेन रीजन रहेगा। नेक्स्ट इज द हाइड्रोसिल। अभी हमने क्या देखा, टेस्टिकुलर टॉर्शन जिसमें स्पर्मेटिड कॉर्ड है उसमें कॉइलिंग हो जाता है और आपकी जो टेस्टिस है वो इंटरनली स्क्रोटल बैग में रोटेट हो जाती है। नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं। हाइड्रोसिल क्या रहता है, आपकी जो टेस्टिस है वो जो स्क्रोटल बैग रहता है उसमें जब पानी या फ्लूइड भर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं। यहाँ पे एक जो इमेज है उसमें नो हाइड्रोसिल प्रेजेंट ऐसा लिखा है, तो सेकंड जो है उसमें हाइड्रोसिल प्रेजेंट ऐसा लिखा है। जो स्क्रोटम बैग है इसमें बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वन में जो है वो स्क्रोटल बैग में ज़्यादा फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। ये जो हाइड्रोसिल है या फ्लूइड प्रोडक्शन है एक तो आपके एब्डोमेन से ही आपके स्क्रोटल बैग में आ जाता है, उसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो कुछ जो हाइड्रोसिल है वो नॉन कम्युनिकेटिंग रहते हैं कि उनका कनेक्शन कहाँ से भी नहीं होता और डायरेक्टली आपकी जो स्क्रोटल की सेल्स है वही फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है। सो क्या रहेगा हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल इज अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में जो स्वेलिंग आ जाता है उसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। अभी स्क्रोटम मैंने बहुत बार बोला है, एक पाउच रहता है उसको हमने स्क्रोटम बोला। दिस स्वेलिंग हैपन व्हेन द फ्लूइड कलेक्ट इन द थिन सैक दैट सराउंड द टेस्टिकल। टेस्टिकल के अराउंड जो फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है उसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। हाइड्रोसिल आर कॉमन इन न्यूबॉर्न बेबी। हमने टेस्टिकुलर टॉर्शन देखा 12 से 18 एज में ज़्यादातर कॉमन रहता है, तो ये जो हाइड्रोसिल है वो बहुत कॉमन रहता है छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में। दे ऑफन गोज अवे विदाउट ट्रीटमेंट बाय एज ऑफ 1। ये जो हाइड्रोसिल है वो बच्चा 1 साल का होने तक कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट भी जाता है या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती। ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट कैन गेट हाइड्रोसिल ड्यू टू एन इंजुरी विद इन द स्क्रोटम और अदर हेल्थ प्रॉब्लम। अभी ये जो अदर पीपल्स रहते हैं जिनमें ओल्डर चिल्ड्रन रहते हैं या अडल्ट रहते हैं उनमें भी हाइड्रोसिल होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों हो जाते हैं, आपकी स्क्रोटल बैग है उसको इंजरी हुआ या आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, इसकी वजह से आपके स्क्रोटल बैग में पानी या फ्लूइड होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा जो हाइड्रोसिल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है न्यूबॉर्न बेबीज में। और कभी कभी ये जो हाइड्रोसिल है विदाउट ट्रीटमेंट भी कवर हो जाता है बच्चा 1 साल होने तक।
सो हमने क्या देखा, एक तो बच्चों में हो जाता है न्यूबॉर्न, नहीं तो ओल्ड एज। ये जो है वो कंसिडरेशन रहता है जिसमें हाइड्रोसिल ज्यादातर पाया जाता है। हाइड्रोसिल कैन फॉर्म बिफोर द बर्थ। ये जो हाइड्रोसिल है वो बर्थ के पहले भी होने के चांसेस रहते हैं। माँ के पेट में रहता है तभी भी उसको हाइड्रोसिल हो जाता है। टिपिकली द टेस्टिकल्स डिसेंड फ्रॉम द डेवलपिंग बेबी स्टमक एरिया इनटू द स्क्रोटम। हमने देखा है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, सो जब ये 7 मंथ का मम्मा के पेट में रहता है तब होता है। उसके बाद ये जो टेस्टिस है उनका लोकेशन आपके एब्डोमिनल कैविटी रहती है, पेट में रहते हैं ये टेस्टिस। लेकिन जैसे जैसे वो 7 मंथ की मम्मा के पेट में रहता है तो ये जो टेस्टिस वो डिसेंड डाउन हो जाती है स्क्रोटल बैग में। उसके पहले ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में आपके पेट में प्रेजेंट रहती है। सो एब्डोमिनल कैविटी से आ जाता है तो एब्डोमिनल कैविटी में हमने ऑलरेडी देखा है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। द समटाइम फ्लूइड स्टे आफ्टर द सैक क्लोज। अभी ये जो टेस्टिस है वो आ जाती कहाँ से है, एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी में तो फ्लूइड प्रेजेंट है और ऐसा जो फ्लूइड है वो कभी क्या हो जाती है, सैक क्लोज होने के पहले भी उसमें जो है वो फ्लूइड भर जाता है। दिस कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। अभी ये जो हाइड्रोसिल है उनमें टू टाइप्स रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। फ्लूइड दैट स्टे आफ्टर द सैक क्लोज। सैक क्लोज होने के बाद भी उसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। उसके पहले जो है वो फ्लूइड जो है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है 2 साल का बच्चा होने तक। नहीं तो ये जो सैक है अदर टाइम में ये सैक जो है वो ओपन रहती है। दिस कॉल्ड अ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। इसको क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। दो टाइप रहेंगे, एक को क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग, तो दूसरा जो है उसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। सैक कैन चेंज द साइज फ्लूइड कैन बैक इनटू द स्टमक एरिया। इसमें जो है कम्युनिकेशन रहता है, आपका जो फ्लूइड है वो आपके एब्डोमेन से आ जाता है और वापस आपके एब्डोमेन में जाता है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन रहता है, एक चैनल रहता है। उसमें क्या हो जाता है, ये जो फ्लूइड है वो बैक हो जाता है स्टमक के एरिया में, उसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल आर ऑफन लिंक विद द इनलिगुअल हर्निया। अभी ये जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल रहता है उसको जो है वो लिंक किया जाता है, किससे लिंक किया जाता है, इनलिगुअल हर्निया। हर्निया क्या रहता है, आपका जो पेट है उसके ऊपर एक पेरिटोनियम नाम का कवरिंग रहता है और वो जो आपके पेट के मसल्स रहते हैं वो वीक होने की वजह से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है वो एरिया, आपके ये जो मसल है उनको ब्रेक करके बाहर आता है, उसको हमने हर्निया बोला। लेकिन ये जो हर्निया है जब आपके पैर के वहां से और इलीगल ग्रोइंग रीजन से बाहर आ जाता है तो उसको हम इलीगल हर्निया बोलते हैं। तो ऐसा जो हर्निया है उसको लिंक किया जाता है आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल को। तो हमने देखा कि जो ओल्ड पीपल है या अडल्ट है उसमें जो वो हाइड्रोसिल होने के रीजन क्या रहता है, इंजुरी टू द टेस्टिस। उनके जो टेस्टिस है या स्क्रोटल बैक है उसको इंजुरी हो जाती है तब उनको हाइड्रोसिल होने के चांसेस रहते हैं। हाइड्रोसिल कैन फॉर्म ड्यू टू द इंजुरी और इट कैन बी फॉर्म बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ स्वेलिंग कॉल्ड एज ए इन्फ्लेमेशन। ये जो आपकी स्क्रोटल बैक है उसको इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आया और स्क्रोटम बैक के अंदर ही आपके टेस्टिस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये जो हाइड्रोसिल है और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो हो जाता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो सिम्टम्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली ये जो एरिया है उसमें पानी भर जाता है तो उसमें जो है वो स्वेलिंग जो है वो आपको दिखाई देगा। ऑफन ओनली वन साइन ऑफ हाइड्रोसिल इज ए पेनलेस स्वेलिंग। हमने जब टेस्टिकुलर टॉर्शन देखा उसमें क्या था, पेन था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। ये जो बॉयज है वो रात को भी उठ जाते हैं, मॉर्निंग को भी स्क्रोटल पेन की वजह से उठ जाता है, उसको हमने टेस्टिकुलर टॉर्शन बोला था। लेकिन जब ये हाइड्रोसिल हो जाता है, ऐसे जो हाइड्रोसिल है उसमें पेनलेस स्वेलिंग जो है वो स्क्रोटम बैग में आ जाता है, उसको हम हाइड्रोसिल ऐसा बोलते हैं। स्वेलिंग माइट ऑफन द अडल्ट स्क्रोटल फील हेवी। उसकी वजह से ये जो स्क्रोटल बैग है वो हेवी है ऐसा फील होने के भी चांसेस रहते हैं। इन जनरल पेन गेट वर्स्टन एज द स्वेलिंग इंक्रीज। इसमें जो है वो प्राइमरी लेवल पे पेन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये जो फ्लूइड है उसका जो कंटेंट बढ़ जाता है तो उसमें हेवीनेस आ जाता है और हेवीनेस जैसा जैसा बढ़ जाता है वैसे वैसे जो पेन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ज़्यादा ये पेन जो है वो बढ़ जाता है। समटाइम द सोलन एरिया माइट बी स्मॉलर इन द मॉर्निंग एंड लार्जर लेटर इन अ डे। अभी स्क्रोटल बैग है उसमें फ्लूइड कलेक्शन मॉर्निंग में कम हो जाता है क्योंकि आप सोए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करते हैं वैसे वैसे वहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहता है उसकी वजह से ये जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाने के चांसेस है। ये जो फ्लूइड है वो भी आपके पेट से वहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस
चांसेस रहते हैं, और लेटर ऑन इसका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। सो हमने क्या देखा, जो हाइड्रोसिल है उसके टू टाइप्स है। एक को हमने क्या बोला था, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, और दूसरा जो है वो नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन मीन्स आपके एब्डोमिनल कैविटी से उसका कम्युनिकेशन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। सो यहाँ पे ये जो टेस्टिस है उसके सराउंडिंग में ये जो फ्लूइड है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से आ जाता है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। और वहाँ से ये चैनल थ्रू ये जो फ्लूइड है पेरिटोनियल कैविटी से, पेट से, ये जो पानी है वो आपके स्क्रोटल बैग में आ जाता है, क्योंकि ये जो वजाइनलिस मसल है वो वीक हो जाती है और एक बल्ब फॉर्म करती है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और उसमें जो है वो पेरिटोनियल फ्लूइड पाया जाता है। अभी ऐसा जो फ्लूइड है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से आ जाता है, तो वो जो है वो मॉर्निंग में उसका साइज जो है वो कम लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन है, तो ये जो आपका एब्डोमिनल पेरिटोनियल फ्लूइड है वो पेरिटोनियल फ्लूइड आपके स्क्रोटल बैग में एंटर कर जाता है, और उसका जो साइज है स्क्रोटम बैग का वो बढ़ जाता है। तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग रहता है, मीन्स ये जो टेस्टिस है उसको कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ या आपको कुछ डिसीजेस हुआ, उसकी वजह से जब यहाँ पे पानी भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है और ये जो चैनल है वो वहाँ पे क्लोज रहता है, उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। और ऐसा जो नॉन कम्युनिकेटिंग रहता है उसमें जो सूजन है वो बहुत धीरे धीरे हो जाती है, उसमें पानी भी बहुत कम ऐसा बढ़ जाता है। लेकिन जो कम्युनिकेटिंग है उसमें जो पानी भरने के चांसेस है या उसमें जो फ्लूइड कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया हाइड्रोसिल क्या रहेगा, जो टेस्टिस है उसके अराउंड क्या रहता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसको हम हाइड्रोसिल ऐसा बोलते हैं। ये जो हाइड्रोसिल है वो टू टाइप्स का रहता है, एक को हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं, तो दूसरा जो है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल रहता है। फर्स्ट वन इज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। इन दिस टाइप द इल्यूगल कैनल did close, but there is still extra fluid around the testis in the scrotum. ये जो आपका इलीगल कैनल है, या मैंने बोला था ये जो वजाइनल मसल है वो वीक नहीं होती, इसमें नॉन कम्युनिकेटिंग में ये रिमेन क्लोज रहती है, फिर भी ये जो आपकी टेस्टिस है या आपका स्क्रोटल बैग है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। दिस कंडीशन माइट बी प्रेजेंट एट द बर्थ और माइट डेवलप ईयर लेटर फॉर नो ऑब्वियस रीजन। ये ऐसी जो कंडीशन है ये आपको बर्थ के टाइम भी हो जाती है या आपको लेटर ऑन होने के भी चांसेस रहते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल आर यूजुअली रिमेन सेम साइज एंड हैज अ वेरी स्लो ग्रोथ। मैंने ऑलरेडी बोला है इसमें कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो इसमें जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या नहीं तो कुछ भी नहीं चेंजेस होगा, उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। सेकेंड वन इज द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। अभी कम्युनिकेटिंग ऑलरेडी हमने देखा कि जो आपके एब्डोमेन में मसल रहती है वजाइनालिस उसमें एक्सटेंशन हो जाता है, और उसमें जब पानी भर जाता है स्क्रोटम बैग में एक्सटेंड होके, उसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिल दैट कैन कम्युनिकेट विद द फ्लूइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मैंने अभी आपको बोला पेट का जो पानी है उसका कनेक्शन आपके हाइड्रोसिल से रहता है, उसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल इज कॉज्ड बाय द फेल्यूर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्यूस वजाइनलिस मसल। ये जो मसल है उसमें ये मसल क्या रहती है, एक थिन मेम्ब्रेन रहता है which extend through the इलीगल कैनल एक्सटेंड इनटू द स्क्रोटम। आपके पेट से एक मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाता है, वजाइनलिस बोलते हैं, वो आपके स्क्रोटल बैग में आ जाता है, उसको हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। इफ दिस मेम्ब्रेन रिमेन ओपन देयर इज पोटेंशियल फॉर द बोथ हर्निया एंड द हाइड्रोसिल डेवलपमेंट। अभी ये जो मेम्ब्रेन है वो ऐसा ही ओपन रहा और उसका जो साइज है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है, उससे आपको जो हर्निया है वैसा होने के चांसेस भी रहते हैं। हर्निया हमने क्या बोला था, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो बाहर आ जाता है एब्डोमिनल मसल को तोड़ के, वैसा इंटेस्टाइन का एरिया जब यहाँ पे बाहर आ जाता है तो आपको हाइड्रोसिल और हर्निया बोथ होने के चांसेस रहते हैं। द चाइल्ड स्क्रोटम विल डेवलप सोलन एंड लार्जर एंड मे चेंज द साइज थ्रू आउट द डे। ये जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल है वो तो पानी है आपके एब्डोमिनल कैविटी से आने वाला, ये पानी कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो ऐसे में जो साइज ऑफ स्क्रोटम बैग है वो विगरसली चेंज हो जाती है और उसमें स्वेलिंग भी कम ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो
नॉन कम्युनिकेटिंग रहता है उसमें ज़्यादातर स्वेलिंग का जो चांसेस है वो बहुत कम रहता है। जितना ही स्वेलिंग है उतना ही उसमें फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसमें कम्युनिकेशन आपके एब्डोमिनल कैविटी से नहीं रहता। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ऐसा जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल है वो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। सो रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे? ऐसे जो हाइड्रोसिल है वो बर्थ से ही प्रेजेंट रहते हैं और बहुत सारे न्यूबॉर्न मेल्स में अराउंड 5% इतने न्यूबॉर्न मेल्स में ऐसे हाइड्रोसिल प्रेजेंट रहते हैं। also जो प्रीमेच्योर बेबीज रहते हैं उनमें भी हाइड्रोसिल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे जो हाइड्रोसिल हुए तो क्या हो जाता है, इसमें चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के, इन्फ्लेमेशन के। आपके स्क्रोटम बैग को, आपकी जो बैग है उसमें जो है वो इंजुरी, इन्फ्लेमेशन ऐसा भी होने के चांसेस रहते हैं हाइड्रोसिल की वजह से। मोस्ट ऑफ हाइड्रोसिल आर प्रेजेंट एट द बर्थ। एट लीस्ट 5% ऑफ न्यूबॉर्न मेल्स हैव अ हाइड्रोसिल। मैंने अभी आपको बोला 5% जो है वो अराउंड जो है वो मेल में हाइड्रोसिल जो है वो पाए जाते हैं बर्थ के टाइम। प्रीमेच्योर बेबी हु आर बॉर्न मोर देन 3 वीक बिफोर देयर ड्यू डेट, उसकी डेट से पहले जो 3 वीक्स पहले ही प्री बॉर्न और प्रीमेच्योर बेबीज आ जाते हैं उनको हम प्रीमेच्योर बेबीज बोलते हैं। उसमें हाई रिस्क ऑफ हाइड्रोसिल होने के चांसेस रहते हैं। तो भी आपको हाइड्रोसिल जो है वो समझ में आया। हाइड्रोसिल क्या रहता है? फ्लूइड कलेक्शन रहता है। आपकी जो स्क्रोटम बैग है उसके अराउंड फ्लूइड जो है उसका एक्सटेंशन जो है उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। ये जो हाइड्रोसिल है वो 2 टाइप्स का रहता है, नॉन कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग रहता है। कम्युनिकेटिंग में आपके एब्डोमिनल कैविटी से पेरिटोनियल कैविटी से पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो आपके स्क्रोटम बैग में एंटर हो जाता है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ वाजाइनालिस मसल। तो जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन या पर्टिकुलरली इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा जो हाइड्रोसिल जो है वो पाया जाता है, उसको हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल बोलते हैं। साइज ऑफ हाइड्रोसिल जो नॉन कम्युनिकेटिंग रहती है उसकी कम रहती है, तो चेंजेस इन हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल में पाए जाते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोसिल क्या है इसके बारे में देखा। देन हमने जो इनफर्टिलिटी रहती है उसके रीजंस क्या रहते हैं इसके बारे में हमने देखा। अल्सो जो टेस्टिकुलर टॉर्शन रहता है जिसमें आपकी जो टेस्टिस है वो विगरसली रोटेट हो जाती है इनसाइड योर स्क्रोटम बैग, वो भी हमने पूरी जानकारी उसके बारे में भी देखी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रोस्टेट रहती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ग्लैंड है, उसमें जो डिफॉर्मिटीज रहती है उसके बारे में देखेंगे। अल्सो जो आपकी एपिडाइडमिस रहते हैं उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।